प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में राज्य स्वयं भागीदार था, स्पष्ट व्याख्या कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी करें जिससे उनको उनके मेंस के लिए कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो प्रश्न है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में राज्य स्वयं भागीदार था, स्पष्ट व्याख्या कीजिए। यानी यहाँ पर अर्थव्यवस्था और साथ ही साथ राज्य की भागीदारी को स्पष्ट किया गया है कि किस तरह से उन्होंने अपने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में कार्य किया और साथ ही साथ किस तरह के अर्थव्यवस्था के साथ हमारे मौर्यकालीन या उत्तर मौर्यकालीन का या पूर्व मौर्यकालीन का थोड़ा बहुत इसमें झलक देखी जाएगी। तो इसका पहला अनुच्छेद होगा जिसे शुरुआत करेंगे। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार तथा द्वितीय नगरीकरण के क्रमिक विकास की उस प्रक्रिया को जो महाजनपद काल में आरंभ हो गई थी महाजनपद काल में आरंभ हो गई थी। अब यहाँ पे द्वितीय नगरीकरण की बात कही गई है, मतलब इसके पहले पहली नगरीकरण हो गया होगा। तो साथियों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीकरणीय सभ्यता ही थी। उसके पश्चात मौर्यकालीन जो अर्थव्यवस्था है ये द्वितीय नगरीकरण के रूप में जाना जाता है। उसके बीच में उतार चढ़ाव आते रहे, डार्क एज आए और अन्य और गतिविधियाँ हुई, परंतु एक जो सम्मिलित रूप से सार्थक रूप से जो संगठित देखा जाए तो वो अर्थव्यवस्था जो है या नगरीकरण मौर्यकालीन व्यवस्था के रूप में ही जाना जाता है। प्रक्रिया को महाजनपद काल में आरंभ हो गई दर्शाती है, किंतु इस काल में एक कारक जो इसे पूर्व काल से अलग करता है वह है अर्थव्यवस्था के विस्तार में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि कहाँ पे कॉमा लगाना है और कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, इसको भी ध्यान में लगा के चलना है। यदि सही जगह पे कॉमा नहीं लगा तो भी प्रश्न का उत्तर जो है वो बात नहीं कह पाएगा जो आप कहना चाहते हैं। दूसरे अनुच्छेद में लिखना है छठी ईस्वी पूर्व तथा इसके पश्चात लौह उपकरण की सहायता से मध्य दोआब क्षेत्र में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। यानी जब छठी ईस्वी पूर्व के आसपास जब लोहा कहा जाता है, जब लोहा कहीं पर भी हो तो वहाँ की कृषि आसान हो जाती है। छठी ईस्वी पूर्व तथा इसके पश्चात लौह उपकरण की सहायता से मध्य दोआब क्षेत्र में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ। मौर्यकालीन पुरातात्विक स्रोतों के अनुसार इस काल में कृषि क्षेत्र में लौह उपकरण की संख्या में वृद्धि हुई। अतरंजी खेड़ा तथा कुछ अन्य स्थलों से बड़ी संख्या में लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। यानी कि जो चीज़ छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के पश्चात शुरू हुआ था वो मौर्य काल में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाने लगा। और जब बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में लौह उपकरणों की संख्या में वृद्धि हो गई तो कृषि करना आसान हो गया, यानी उपज बढ़ने लगी। और जब उपज बढ़ने लगेगी तो अधिशेष बढ़ेगा। अधिशेष बढ़ेगा यानी आपके पास जब फसल अधिशेष होगा तो आप उसे बेचेंगे या तो नकदी प्राप्त करेंगे, और यदि नकदी नहीं है तो बार्टर सिस्टम यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है उसके माध्यम से आप किसी अन्य वस्तु को अपने पास ले आएंगे। यानी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है या रोज़मर्रा की आवश्यकताएं हैं अर्थव्यवस्था में आप अपने पूरा कर सकते हैं। जिसकी उत्पादन आप करते हैं वो आपका होगा, जो आपके पास नहीं भी है और यदि आपके पास जो फसल उपज हुआ था वो सरप्लस है यानी अधिशेष है तो उसे आप किसी अन्य से बदल करके आप अपने वस्तु के आवश्यकता की वस्तु ले आएंगे। अतरंजी खेड़ा तथा कुछ अन्य स्थलों से बड़ी संख्या में लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं।
अनुच्छेद बदल करके मेगास्थनीज ने भारत के मिट्टी को उपजाऊ बताया है तथा फसल के रूप में गेहूं, चावल, जौ, विभिन्न प्रकार के दाल तथा कपास एवं गन्ना की सूचना मिलती है। यानी मेगास्थनीज ने बताया है कि भारत की मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ है। यहाँ गेहूं, चावल, जौ, विभिन्न प्रकार के दाल, कपास, गन्ना आदि की सूचना प्राप्त होती है। अनुच्छेद बदलकर सबसे बढ़कर इस काल में स्वयं राज्य की ओर से कदम उठाए गए हैं। अर्थशास्त्र में जनपद निवेश शब्द का प्रयोग किया गया है। जनपद निवेश शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ है नए क्षेत्र को आबाद करना। राजकीय भूमि सीता भूमि कहलाती थी जिस पर राज्य कृषि करवाता था। साथियों, जो जनपद निवेश का तात्पर्य है, जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शब्द आया है जनपद निवेश, जिसे जो सरकारी केंद्रीय भूमि होती है, जब आप सल्तनत काल में जाएंगे तो खालसा हो जाएगी। इसी तरह का वर्तमान स्थिति में जब देखेंगे तो लोग जिसे कहते हैं ग्राम समाज पड़ी हुई है। ग्राम समाज का मतलब है कि वो समाज की भूमि यानी कि सरकार की भूमि है। उसे हम क्या करते हैं, उसे कई बार ऐसी स्थिति आती है, जैसे अभी हाल ही में एक आप चाहें तो ऐसे प्रश्नों के लिए एक अभी योजना चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। उस योजना यानी मृद भूमि विभाग के रूप में चलाया गया है। तो ऐसी योजनाएं क्या होती हैं कि जो सरकार के पास में पड़ी हुई भूमि है सरकार की, वो पब्लिक सेक्टर को दे करके उससे थोड़ा धन अर्जित करती है, या उसे रेंट पे दे देती है, या वो उस पर वृक्ष लगा करके उससे दो फायदे होंगे। एक तो एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदा होगा और दूसरा उसका फ़ायदा होगा कि उससे राजस्व हमें जब प्राप्त होगा तो हमारे पास धन की स्थिति बेहतर होगी। तो जनपद निवेश का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा किया गया निवेश, यानी ऐसी क्षेत्र जिसे बंजर भूमि हो यानी कम वन भूमि हो, उसका विस्तार कृषि के लिए करना। तो मौर्य काल में जनपद निवेश का तात्पर्य यही था कि सरकार पूर्ण रूप से भागीदारी करती थी और नए क्षेत्र का आबाद करती थी, साथ ही साथ उसे कृषि के लिए किसानों को दे देती थी, जिससे कुछ भूमि यानी उसका टैक्स प्राप्त करती थी। यानी राजकीय भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, जिस पर राज्य कृषि करवाता था। यानी जब राज्य कृषि करवाता था, मतलब सीधा तात्पर्य यहाँ है, जब प्रश्न कहता है कि क्या भागीदारी थी, तो हाँ भागीदारी थी। भागीदारी थी तभी तो वो राजकीय कृषि करवाता था, यानी सीता भूमि राजकीय भूमि के आधार पर कार्य करती थी। अनुच्छेद बदल करके अशोक के धम्म नीति में पशु हत्या को हतोत्साहित किया गया है, जो नवीन कृषि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुकूल प्रतीत होती है। अब यहाँ पे क्या, हर राजा अपने अपने समय में अलग अलग प्रकार के कार्य करते थे, लेकिन पशु हत्या को हतोत्साहित अशोक ने धम्म नीति में किया है। अब पशु हत्या को रोका गया, मतलब जो पशु हैं, जो पशु भारवाही हैं वो भारवाहन में काम आएंगे, जो पशु खेत में जोतने के काम आते हैं उनको जोतने में इस्तेमाल किया जाएगा, और जो पशु इन दोनों कार्य में नहीं कर सकते वो दूध देंगे और उनके मल से हम खाद बनाएंगे, जिसे खेतों में डाल करके फसल बेहतर करेंगे। यानी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम खेती को बढ़ावा देंगे। अगला बिंदु है अनुच्छेद बदल करके राज्य की ओर से सिंचाई व्यवस्था को विकसित करने हेतु चंद्रगुप्त के अधिकारी पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। मतलब सीधी सी बात है कि सरकार ने पहले तो लोहा का व्यवस्था करके हालवल बनवाया जिससे खेती अच्छी हो सके। उसके बाद में सरकार हस्तक्षेप करती है और जनपद निवेश करती है, खेती योग्य भूमि को तैयार करती है और फिर राज्य की खेती करवाती है। उसके बाद में पशु हत्या पे रोक लगाया जाता है। पशु हत्या पे रोक लगाने के पश्चात यहाँ की स्थिति
खेती योग्य यानी प्रतीत होती है, अनुकूल बनाया जाता है। उसके बाद सिंचाई की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त के अधिकारी पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। मानी एक कृषि करने की जितनी भी पद्धतियां होती हैं उसने सरकार योगदान दिया है। अब कृषि के साथ साथ में केवल खेती कर देने से तो कार्य नहीं चलेगा। एक कृषि करने के लिए शिल्प उद्योग होने चाहिए, वाणिज्यिक उद्योग होने चाहिए, जैसे हल बनाना, रथ बनाना, अन्य गतिविधियाँ। तो ऐसी स्थिति में सरकार का क्या योगदान रहा है, जब तक हम उसको नहीं लिखेंगे तो हमारे प्रश्न पूरे नहीं होंगे। शिल्प एवं वाणिज्यिक उद्योग। अब इस काल में विविध प्रकार के शिल्पों का प्रचलन था। कुछ शिल्पों पर राज का विशेषाधिकार था, जैसे अस्त्र निर्माण, जहाज निर्माण इत्यादि। और ये हमेशा रहा है, आज भी है। आज भी बड़े कारखाने हैं या आयुध कारखाने हैं, ये सब राज्य के नियंत्रण में आते हैं, और उस समय भी ये था। यानी हम कह सकते हैं कि जिसकी झलक हम आज केंद्रीय नेतृत्व में देखते हैं, उसकी स्थिति हमें मौर्य साम्राज्य में देखने को मिलता था। परंतु कुछ उद्योगों पर राज का नियंत्रण था, जैसे खान उद्योग, लोहा, तांबा, सोना। देखिए दोस्तों, विशेषाधिकार होना और नियंत्रण होना दोनों में अंतर होता है। विशेषाधिकार होना मतलब सरकार के द्वारा ही उसका निर्माण करवाया जाएगा, उसकी देखरेख, रख रखाव, सारी गतिविधियां सरकार करेगी। परंतु जो नियंत्रण की बात है, वो कार्य तो प्राइवेट सेक्टर करेगा, कोई निजी व्यक्ति करेगा, परंतु सरकार का नियंत्रण बना रहेगा। कुछ उद्योगों पर राज का नियंत्रण था, जैसे खान उद्योग, लोहा, तांबा, सोना। दक्षिण के स्वर्णगिरी शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र की सोने की खान से निकटता को दर्शाती है। यानी कि स्वर्णगिरी शब्द का प्रयोग दक्षिण की सोने की खान की निकटता को दर्शाती है, और इसका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। अनुच्छेद बदल करके मौर्य काल में व्यापारिक मार्ग के रूप में मेगस्थनीज ने उत्तरापथ, जो पूर्व में ताम्रलिप्ति बंदरगाह को पश्चिम में भड़ौच से तथा उत्तर पश्चिम में तक्षशिला से जोड़ता था। यानी जो मार्ग है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए, उसके जो लॉजिस्टिक हैं, यानी जो मार्ग हैं, आवागमन साधन है, अगर वो बेहतर नहीं है तो अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यापारिक मार्ग हैं उन्हें विकसित होना आवश्यक होता है। मेगस्थनीज उसी पर चर्चा करता है कि उत्तरापथ, जो पूर्व में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से पश्चिम में भड़ौच और उत्तर पश्चिम में तक्षशिला को जोड़ता था, का उल्लेख किया है, और मार्ग निर्माण के रूप में एग्रोनोमोई नामक अधिकारी का वर्णन है। यानी जिस तरह से आज नितिन गडकरी जी राज्य का या राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण करने के लिए परिवहन मंत्री के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में हैं, उसी तरह के मौर्य काल में एग्रोनोमोई नामक एक अधिकारी होता था जो मार्गों का निर्माण करता था। यानी कि मार्ग निर्माण व्यापारिक सुगमता को सुनिश्चित करता है। यही स्थिति मौर्य साम्राज्य में जानी जाती थी, और इसी को ध्यान में रख करके कार्य भी किया जाता था, जिससे अर्थव्यवस्था बेहतर थी। वही कौटिल्य ने दक्षिणापथ की चर्चा की है। ध्यान रहे, मेगस्थनीज ने उत्तरापथ की चर्चा की है, तो कौटिल्य ने दक्षिणापथ की चर्चा की है। सीमा शुल्क एवं व्यापारिक शुल्क की चर्चा भी मिलती है, जिनमें सीमा शुल्क सामान्यतः वस्तु मूल्य का 10% था, तथा व्यापारिक शुल्क सीमा शुल्क का 10% यानी 11% कहा जाता है। यहाँ पर जो सीमा शुल्क सामान्यतः वस्तु का 10% तथा व्यापारिक शुल्क सीमा शुल्क का 10%, तो टोटल हो गया 11%, क्योंकि 10 का 10% एक हुआ और 10% 11, तो 11% शुल्क लिया जाता था। मेगस्थनीज ने कर वंचकों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान की सूचना दी है। हालांकि यह अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, परंतु इतना तो माना ही जा सकता है उस काल में कर से बचना एक कठिन कार्य था।
अब मृत्युदंड, अब ये मेगास्थनीज ने किसी को देख लिया होगा तो अपने हिसाब से लिख दिए। भाई वो कितने लोगों को जानते थे, राज दरबार के आसपास रहने वाले थे, जो दिखा वो लिख दिए, परंतु लिखे ये कम नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि मौर्य काल में राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी ने अर्थव्यवस्था को विकसित करने में काफ़ी योगदान दिया, जिससे प्राप्त राज्य से देश समृद्ध हुआ, राजस्व से देश समृद्ध हुआ। तो दोस्तों, किसी भी प्रश्न को लिखने से पहले उसके कितने डायमेंशन हैं उसको देख लीजिए, उसके बाद में क्रमशः उसको एक एक डायमेंशन को मेंशन करते चले जाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।